हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। एज यू ऑल नो, प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है? आउटपुट और इनपुट्स के बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज 4 स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। दैट इज लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड CES यानी कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में, यानी जब हम दो फैक्टर इनपुट्स को एक दूसरे के लिए पूरी तरह से या परफेक्टली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उस केस में जो प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है दैट इज लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में जो MRTS है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम दोनों फैक्टर्स को एक दूसरे की जगह पे पूरी तरह यूज़ कर सकते हैं। हमें ऐसा है ही नहीं कि हम एक फैक्टर की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की फैक्टर की क्वांटिटी को हम किस रेट पे सेक्रीफाइस, घटती हुई या बढ़ती हुई रेट पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बिल्कुल कांस्टेंट रेट पे हम दूसरी फैक्टर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो MRTS वो क्या होता है? कांस्टेंट होती है। यानी इसका मतलब कि चेंज इन MRTS वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि चेंज तो हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है। तो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन MRTS। तो परसेंटेज चेंज इन MRTS वो क्या होता है? 0 होता है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के केस में। और कोई भी डिजिट है उसके डिवाइड में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है दैट इज इन्फिनिटी। तो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के केस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। यानी इनफाइनाइटली हम एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट है आउटपुट प्रोड्यूस करने का 200 कारपेट्स पर डे। तो हमारे पास जो 2 फैक्टर्स ऑप्शंस में अवेलेबल है दैट इज फर्स्ट इज लो कैपेसिटी मशीन जो 10 कारपेट पर डे प्रोड्यूस कर सकती है। सेकेंड है हाई कैपेसिटी मशीन जो 20 कारपेट्स पर डे प्रोड्यूस कर सकती है। तो हमारे पास जो फैक्टर के ऑप्शंस अवेलेबल है दैट इज या तो हम हाई कैपेसिटी 10 हाई कैपेसिटी मशीन को मतलब काम पे लगाए जो 200 कारपेट बना देगी 20 के हिसाब से, या फिर हम 20 लो कैपेसिटी मशीन्स को लगाए जो 10 कारपेट्स के हिसाब से 200 कारपेट्स का टारगेट पूरा कर सकती है, राइट? तो या तो हम A पॉइंट पे प्रोड्यूस करें या फिर B पॉइंट पे प्रोड्यूस करें या फिर C पॉइंट पे बिटवीन कहीं पे भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ पे 5 हम हाई कैपेसिटी मशीन को लगा रहे हैं और 10 हम लो कैपेसिटी मशीन को वहाँ पे प्रोडक्शन में लगा रहे हैं। तो इस केस के अंदर लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के केस में जो हमारा आइसोक्वांट कर्व होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, राइट? क्योंकि जो स्लोप है आइसोक्वांट का वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में। यानी आप जो यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्लोप ऑफ आइसोक्वांट है दैट इज 1/2। यानी हर बार आप 2 लो कैपेसिटी मशीन के लिए आप एक हाई कैपेसिटी मशीन को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो इस केस में जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा दैट इज Q = 20H + 10L। यहाँ पे H है नंबर ऑफ हाई कैपेसिटी मशीन्स एंड L है नंबर ऑफ लो कैपेसिटी मशीन। तो ये होता है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, ऑलराइट। सेकंड आता है हमारा फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको अनदर नेम से लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं हम। ये प्रोडक्शन फंक्शन होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वो इनपुट्स होते हैं जिनको हम एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूज़ होगा दोनों ही फैक्टर इनपुट्स का, यानी दोनों फैक्टर्स हैं वो एक कांस्टेंट रेशियो में कंबाइन किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप जैसे वाटर का प्रोडक्शन करना है तो वाटर का आपको फॉर्मूला पता होगा H2O। तो वाटर का प्रोडक्शन करने के लिए आपको इनपुट्स चाहिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन चाहिए तो हाइड्रोजन के वाटर के प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स यूज होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम यूज होता है, राइट? यानी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को एक कांस्टेंट रेशियो में, एक कंबाइंड रेशियो में, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपको यूज करना होगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस H2O, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वाटर, राइट? एक फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ अगर आप ऑक्सीजन बढ़ाते हैं या ऑक्सीजन फिक्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के साथ अगर हाइड्रोजन के एटम्स बढ़ाते हैं तो वाटर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये होता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन।
तो लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन के केस में जो हमारे आइसोकोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होते हैं, आइसोकोन्स राइट एंगल होते हैं, क्योंकि आपको हर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के लिए आपको 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत है, यानी कंबाइंड रेशो में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए आपको 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत होगी, ठीक है। तो जो आइसोक्वांट्स हो गए, अगर आपको 1 यूनिट अगर H2 प्रोड्यूस करना है, 2 करना है, 3 करना है, तो ये हमारे क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल के जो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन होंगे जो राइट एंगल होंगे। फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इस केस में जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो चेंजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप ए पॉइंट की बात, एम पॉइंट की बात करते हैं, एम और एन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो एम पॉइंट के ऊपर जो आप MRTS देखेंगे दैट इज चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। तो चेंज इन कैपिटल क्या है, 2 - 1, सॉरी 3 - 2, यानी पहले हम 3 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन 3 यूनिट्स ऑफ यूज़ कर रहे थे ऑक्सीजन एटम के, अब 2 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम है दैट इज 3 - 2, और चेंज इन हाइड्रोजन एटम है दैट इज 2 - 2, क्योंकि सेम है। सो एम पॉइंट के ऊपर जो MRTS है दैट इज 3 - 2 डिवाइड बाई 0, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज इन्फिनिटी। इसलिए अब और सेम आप एन पॉइंट के ऊपर भी MRTS को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एन पॉइंट के ऊपर जब A पॉइंट से हम N पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन एटम्स में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, बस हाइड्रोजन एटम्स में चेंज हुआ है, दैट इज यानी ऑक्सीजन में कितना चेंज हुआ है, दैट इज 0, चेंज हुआ ही नहीं है। हाइड्रोजन एटम्स में कितना चेंज हुआ है, 4 - 2, दैट इज 0/2, इट मीन्स 0। तो जो MRTS है इस फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन के केस के अंदर वो चेंज होती है फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0, जैसे हम ए कॉर्नर पॉइंट से पास करते हैं, राइट। M पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी थी, N पॉइंट के ऊपर दैट इज MRTS क्या हमारी 0 है, ठीक है। तो ये होता है लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन या फिक्स्ड प्रोपोर्शन फंक्शन, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन एंड लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन, उन दोनों के बीच का केस है। इस केस में जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज Q इज इक्वल टू A(L)⁴ एंड K बीटा, जहाँ पे A, अल्फा एंड बीटा दैट आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। तो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर लेबर एंड कैपिटल दोनों फैक्टर इनपुट्स को हम एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट इन वेरिएबल प्रोपोर्शन, जैसा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है प्रोडक्शन फंक्शन में होता है वैसा नहीं होता, जहाँ पे हम फिक्स्ड एक रेशियो के अंदर हम दोनों फैक्टर इनपुट्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन वेरिएबल प्रोपोर्शन, और जो MRTS है वो भी कांस्टेंट नहीं होती जैसा कि हमारा लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में होता है। तो इन दोनों प्रोडक्शन फंक्शन के बीच का केस होता है हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। 0 कहाँ पे होती है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन के केस में, और इन्फिनिटी कहाँ होती है, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के केस में। तो इन दोनों के बीच में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन लाई करती है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इन फैक्ट कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, जिसको हम प्रूव करेंगे जब भी हम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को प्रॉपर एक स्पेशल एज ए स्पेशल केस उठा के लेके चलेंगे, तो तब हम थ्रू कैलकुलेशन इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन को हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो आइसोक्वांट्स की शेप्स होती है वो इस तरह की होती है, नॉन लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग, जहाँ पे आप एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आइसोक्वांट का पे मूव करते हैं तो जो हमारी MRTS है वो कांस्टेंट भी नहीं होती है, और फैक्टर्स को हम वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट केस हमारा आता है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी CES प्रोडक्शन फंक्शन, जो इस तरह की है, जिस फॉर्म में हम लिखते हैं CES प्रोडक्शन फंक्शन को। इनफैक्ट जो तीनों प्रोडक्शन फंक्शन हमने अभी तक डिस्कस किए, दीज प्रोडक्शन फंक्शन, थ्री प्रोडक्शन फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको इस फॉर्म में दिया जा सकता है, जहाँ पे A, B और जो हमारा सिग्मा दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू 0
से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो और इन्फिनिटी के इक्वल भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कहीं पे भी लाई कर सकती है। अगर जीरो होगी तो उसको बोलेंगे फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, 1 होगी तो उसको बोलेंगे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, और इन्फिनिटी होती है तो वो होगा हमारा लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे मैंने बताया कि तीनों प्रोडक्शन फंक्शन हमारे CES प्रोडक्शन फंक्शन के ही स्पेशल केस है। वो डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है या कॉप डगलस है, राइट। इन दैट केस द शेप ऑफ the isoquants of CES production function changes from the L shape of the fixed proportion production function to the curve of the Cobb-Douglas production function and to the straight line of the linear production function। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा तो उसकी आइसोक्वांट की शेप वो कैसी होगी। अगर जीरो है तो एल शेप होगा, अगर इन्फिनिटी है तो स्ट्रेट लाइन होगा, और जीरो और इन्फिनिटी के बीच में कहीं लाई कर रही है वैल्यू तो हमारा नॉन लीनियर जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है वो हमारी शेप होगी आइसोक्वांट की। तो ये थे हमारे ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।